हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो कुछ आप लोगों के लिए इनसाइड स्टोरी लेकर के आया था मैं। सोचा था आप लोगों को जानना, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप जानेंगे तो थोड़ा सा उसकी भूमिका, उसकी अहमियत समझेंगे कि किसी भी चीज़ को करने से पहले क्या क्या लोग सोचते हैं, कौन से क्राइम के लिए वो लोग कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं। खैर अब तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कहते हैं ना वो देश सुरक्षित हाथों में है। तो शायद देश सुरक्षित हाथों में है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। बट जहां तक रही बात ये प्लानिंग की, तो आज मैं उसी की इनसाइड स्टोरी सुनाने वाला हूं। मतलब कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के पहले उन्होंने क्या किया, कैसे किया और कब किया। तो बात है बेटा 26 नवंबर। सब बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि ये भारतीयों के दिल में एक ऐसा धब्बा है जो कि कभी नहीं मिटाया जा सकता। चाहे आप वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर लें या फिर आप किसी भी खुफिया एजेंसी की बात कर लें, ये बात अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उनके लिए धब्बा है। और ये उनकी नाकामी कभी भी किसी भी चीज को माफ नहीं कर सकती। तो बात है 26 नवंबर 2008 और स्थान है मुंबई। सब लोगों को पता है कि 26 नवंबर यानी कि 26/11 से जिसको बहुत ही ज़्यादा फेम मिला है, उसमें हुआ क्या था कि कई सारे लोगों को कई सारे जगह पर जा करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था और सिर्फ जिहाद के नाम पर उनको मारना था। बस उनको सिर्फ इतना सिखाया गया था कि भारत में जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो उनको वहां पर बहुत ज़्यादा सताया जाए। और इससे बचने के लिए आप जाइए, वहां पर आप सैन्य अभ्यास करिए, वहां पर आप कूच करिए, कूच करने के बाद आप उनको एक तरीके का आज़ादी दिलाई, मतलब मुहिम चलाने की बात होती थी। चलिए, तो इसकी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हमले की प्लानिंग कैसे होती है। तो इस हमले की प्लानिंग जो करता है वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लश्कर तैयबा नाम का एक आतंकी संगठन है जो कि मुंबई में, और से कब का जा करके शिफ्ट हो जाता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में क्योंकि जब तक वो मुंबई में था, मतलब इंडिया में था, तो उसको जेल में रखा गया था। तो इसकी कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो इसके पीछे की कहानी भी मैं सुनाऊंगा। कि जो मुंबई में था तब वो जेल में था, फिर उसको किसी तरीके से प्लेन हाईजैक करके उसको छुड़ाया, वहां पर एक आतंकी संगठन बनाया जिसका नाम रखा उसने लश्कर ए तैयबा। बहुत अच्छे तरीके से नाम जानते होंगे, क्योंकि लश्कर ए तैयबा जो है वो हाफिज सईद का एक आतंकी संगठन है। मतलब इसका जो मुख्य सरगना है वो एक हाफिज सईद नाम का शख्स है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में कभी जेलों में तो कभी पाकिस्तान की आम जगहों पर देखा जाता है। कई बारी तो हमने उसको देखा भी है कि वो चुनाव प्रचार के लिए रैलियां भी निकालता है। पाकिस्तान उसको कहता है हमने जेल में रख, ठीक है ना। चलिए, तो हाफिज सईद ने सन 2006, देखिए ये बात है 2008 की, लेकिन इसकी प्लानिंग कब से स्टार्ट हो रही है? सन 2006 से। तो 2006 में एक डेविड हेडली नाम के एक शख्स को रैकी के लिए, यानी कि यहां पर देख रेख करने के लिए भेजा जाता है उसको मुंबई। अब वो पाकिस्तान से मुंबई आता है। नाम क्या है इसका? डेविड हेडली, जो कि आता है 2006 में। ये कहीं ना कहीं आईएसआई का एजेंट भी था, इसलिए इसको इस मिशन के लिए परफेक्ट माना गया और इसको यहां पर भेजा गया। अब डेविड हेडली को बुलाया कहां से गया था? शिकागो से। शिकागो से इसको बुलाया गया था। ये इसके पहले शिकागो में कार्यरत था, आईएसआई के अंडर में काम कर रहा। अब ये इसको ही क्यों यहां पर भेजा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि छुट्टियां मनाने के लिए जब भी इसके पास समय होता था, डेविड हेडली के पास अधिकतर छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर कूच करता था, मतलब यहाँ पर घूमने के लिए भारत आया करता। और भारत में इसकी जो सबसे अच्छी जगह थी वो थी मुंबई।
तो ये हमेशा मुंबई आना जाना इसका लगा रहता था। तो ये हुआ कि अगर इसको भेजा जाएगा तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्योंकि ये बार बार आता जाता है तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और हुआ भी भाई वैसे ही। हुआ क्या कि जैसे ही उसको भेजा गया तो वो यहां पर आया और कई जगह का रैकी करना शुरू कर दिया। अब वो यहां पर मैप बनाता, और मैप बनाने के बाद वो इसको एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो शूट किया और उसको ले जा करके लश्कर तैयबा के हाथ में सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करने के बाद, देने के बाद, सब कुछ मैपिंग वगैरह जो भी था उसको देने के बाद वो वापस से चला जाता है अमेरिका। अब अमेरिका में कोई छोटा मोटा क्राइम करता है और वो डेविड हेडली वहीं पर जेल में पकड़ करके बंद कर दिया। अब ये हुआ, खैर उसका काम भी हो चुका था, कोई जरूरत कर लिया, उसने मैप बना दिया, उसने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया। अब वो कहीं भी रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। वैसे भी लश्कर तैयबा ऐसा होता ही है कि काम हुआ तो मतलब आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, हमसे मतलब नहीं भैया, हम नहीं जानते आपको। तो कुछ ऐसा ही हुआ उसके साथ भी। वो आज भी शिकागो की जेल में बंद है, अमेरिका में। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सब कुछ होता रहा, और 2006 से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जून 2006 में आया था, ठीक है ना। एकदम क्लियर डेट तो नहीं बता सकता, बट हाँ इतना बता सकता हूँ, मंथ बता सकता हूँ। तो ये जून 2006 में आता है, रैकी करता है, सब कुछ देखता है। और इसका जो फेवरेट प्लेस था उस टाइम पर वो ताज पैलेस था। जो ताजमहल होटल है वो इसका फेवरेट पैलेस था। ये वहां पर जाके रुकता भी है। वहां के स्टाफ कैसे क्या होते हैं, कब ड्यूटी उनकी एक्सचेंज होती है, सब कुछ मतलब इसने देखा, सब कुछ एक स्क्रिप्ट तैयार किया, और स्क्रिप्ट तैयार करके जाकर के लश्कर तैयबा के हाथ में सुपुर्द कर दिया। अब इसके बाद आता है अगला कि उनके पास मैप तो आ गया, लेकिन वो सिर्फ मुंबई का है। मुंबई में कहां से कहां पर कैसे जाना है वो ये मैप बता रहा है। कहां पर कितनी पुलिस रहती है, कितनी पीसीआर वैन रहती है। पीसीआर वैन आई थिंक आप लोग जानते होंगे, डायल 100 में कॉल करते हैं तो आपके पास एक वैन आती है, एक कार आती है ना, डायल 100 पर कॉल करने पर उसको पीसीआर वैन बोला जाता है। तो पीसीआर वैन कहां पर रहती है, कहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, कहां से बच के निकलना आसान होगा, किस किस गलियों से होकर के जाना होगा। सोच रहे मतलब इतनी बारीक से बारीक चीजें उसने, डेविड हेडली ने सब कुछ इनको बता रखा। अब जो अगला पड़ाव था वो ये था कि क्योंकि आतंकी तो उनके यहाँ मतलब ढेर के भाव मिलते हैं, थोक के भाव मिलते हैं। कैसे कुछ आतंकी पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, और अगर आपको आतंकवादी बने बनाए चाहिए, आपको सुसाइड बॉम्बर चाहिए, तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। वहां भेड़ बकरियों की तरह पैसे दीजिए, खरीदिए, उसको लेकर के चले आइए, उससे चाहे जो करवाइए। अफगानिस्तान में ऐसी हालत है। और पाकिस्तान अपना खुद से बेस कैंप बनाया है, और वहां पर भी वो अपना आतंकी संगठन को ट्रेनिंग देता। तो हुआ ये कि अब भाई इनको भेजा कैसे जाए, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा हो गया था, क्योंकि ये बात चल रही है 2008 की, तो मतलब जो जम्मू और कश्मीर के रास्ते हैं, ये सब रास्ते मतलब बहुत ही ज्यादा मिलिटेंट पॉस इलाका था। तो यहां से भेजना बहुत ही मुश्किल था। अच्छा, भेजने के साथ साथ फिर उनको ये भी था कि उनके पास हथियार भी पहुंचाना है। तो ये हुआ, सबसे पहला इन्होंने सोचा कि आतंकवादियों को बॉर्डर से जम्मू कश्मीर के रास्ते हथियार के साथ भेज दिया। सारा इनका जो भी हथियार है, जो भी खाने की चीज है, सब कुछ इनको दे करके और जम्मू कश्मीर के रास्ते भेज दिया जाए। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि यहां पर इस समय गश्त ज्यादा है, यहां पर आर्मी का आवभगत कुछ ज्यादा ही है, तो वो लोग इस प्लान को कैंसिल कर देते। फिर थोड़ा सा रुकते हैं, और इसके बाद फिर वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं कि दूसरा प्लान क्या हो सकता है। तो दूसरा प्लान ये था कि इनको विदेशी वीजा के साथ भेज दिया जाए। इनको पहले नेपाल या कहीं और भेजा जाए पाकिस्तान से, और फिर वहां से इनको इंडिया भेज दिया जाए, मतलब विदेशी वीजा के थ्रू इनको भेज दिया जाए।
लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम था कि विदेशी वीजा के थ्रू भेज तो दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम मेन ये आ रही थी कि तब तक में क्योंकि कई सारे प्लेन हाईजैक हो चुके थे, तो जो एयरपोर्ट था वहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि अवभगत ज्यादा होने लगा था, वहां पर थोड़ा सा देखरेख बढ़ गई थी। तो वहां पर क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनके मन में सिर्फ यही था कि जो भी जाएगा, जो भी हमारा आतंकवादी जाएगा, उसके साथ साथ हम अपना जो भी उसके साथ खाने का है, जो भी उसके साथ मैगजीन्स, जो भी बंदूक AK-47 जो भी है, हम सब कुछ उसी के साथ भेज देंगे। अलग अलग भेजने में बहुत दिक्कत हो जाएगा और बहुत टाइम हो जाएगा। ये हुआ, ठीक है। अब विदेशी वीजा से भेजा तो जा सकता है, लेकिन उनके साथ हथियार नहीं भेजे जा सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर ये हुआ कि स्लीपर सेल के थ्रू भिजवाया जा सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्या है कैसे है। ये हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये प्लान भी मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, ये प्लान भी सक्सेस है नहीं। अब इन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। तीसरा रास्ता जो कि बहुत ही अहम रास्ता है, वो उसकी अहमियत अभी आप लोग समझेंगे क्यों है। वो था समुद्री इलाका, कि हम समुद्र के थ्रू इनको कहां भेजें, मुंबई भेजें, डायरेक्ट मुंबई भेजें। तो फाइनली इन्होंने चूज कर लिया कि हम समुद्र के रास्ते इनको मुंबई भेजेंगे। लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजेदार कहानी मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक बारीक से बारीक चीज है। और ये जो सारा सोर्स है मेरे पास, जो भी ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, ये कहीं बाहर की नहीं है। आज तक न्यूज चैनल में भी आप देख सकते हैं, आज तक में एक क्राइम तक एक चैनल आता है जिसमें शम्स साहब सुनाते हैं आपको कहानियां, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको सुन सकते हैं। लेकिन वही है ना, सुनाने सुनाने में थोड़ा सा फर्क होता है, अपनेपन का फर्क होता है। मैं भी ट्राई कर रहा हूं। चलिए, तो ये हुआ कि समुद्र के रास्ते इनको भेजा। अच्छा, समुद्र के रास्ते भेजने का एक इनका तजुर्बा और भी था कि जब दाऊद ने यहां पर आतंकी हमला करवाया था 1993 में, तो जो RDX का खेप आया था, RDX कई सारे खेप में आया था, तो उसमें ज्यादातर लगभग 90% कह सकते हैं वो यहीं पर आया था, समुद्र के रास्ते आया था। तो इनको ये पता था कि समुद्र में ज्यादा निगरानी नहीं होती है और समुद्र के रास्ते हम आसानी से किसी भी चीज को भेज सकते। हालांकि ये लोग प्लानिंग पहले भी कर चुके थे और RDX पहले भी भेज चुके थे, तो इनको ये चीज थोड़ा सा इजी लगा, इस वजह से ये लोग इसको फिट कर लिए कि हाँ ठीक है, ये हमारा फाइनल एग्जीक्यूशन है, हम अब सारे लोगों को समुद्र के रास्ते भेजेंगे और उनको तभी हथियार दे करके भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। अब ये जो 1993 में RDX का खेप आया था, इसी में कुछ चीजें जम्मू के थ्रू भी आई थी, जम्मू के रास्ते भी। और आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो संजय दत्त को एक AK-47 मिला था, वो इसी के थ्रू, जो 1993 में जम्मू कश्मीर के थ्रू हथियार आए थे, उसी में से एक जो है दिया गया था उनको। बोला जाता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या जो भी है, मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, बस बताना चाह रहा हूं कि तभी उसको दिया गया था संजय दत्त को। चलिए खैर, तो हुआ क्या कि अभी ये, क्योंकि इनका एक बार रिहर्सल हो चुका है, कई सारे खेप ये RDX के भेज चुके थे 1993 में, तो इनको ये रास्ता थोड़ा सा आसान लगा, तो इन्होंने फाइनल कर लिया कि हम समुद्र के रास्ते भेजेंगे। चलिए ठीक है भाई, ये तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम भेजेंगे कैसे, लेकिन किसको भेजेंगे, वही तो एक जरूरी बात है। तो अब इन्होंने क्या किया कि किसको भेजना है, इन्होंने क्या किया, एक टीम बनाया जिसमें कुछ लोगों को, जैसे कि जकी उर रहमान उर्फ लखवी, बहुत बहुत जकी उर रहमान लखवी उर्फ चाचा, सॉरी, जकी उर रहमान लखवी उर्फ चाचा, दूसरे हैं जरार शाह, और तीसरा है अबू काफा, और चौथा है अबू हमजा। 4 लोगों को एक टीम बनाया गया और इस टीम का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आप जाइए, जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ बच्चे हैं, जिनकी उम्र 19 से 20 या 25 साल है,
जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको घर में अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उनको जाकर के ढूंढना है और उनको ला करके हमारे कैंप में ले आना। ये 4 लोगों का काम था। जो इसका हेड था उसको चाचा को हेड बनाया गया, जकीउर रहमान लखवी को, और बाकी लोगों को बोला गया कि आप इनके अंडर में काम करेंगे और आप लोगों को ढूंढेंगे। तो अब भाई शुरू हो गई ढूंढाई, और पाकिस्तान में तो ऐसे गरीब नंगे भूखे बहुत ही हैं, कहने की जरूरत है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जून के बाद 2007 में एक जमात उद दावा नाम का एक मुस्लिम वेलफेयर, ये जमात उद दावा होता क्या है पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। जमात उद दावा, ये जब लश्कर तैयबा बैन किया गया पाकिस्तान में, तो वही है नाम वही काम, सॉरी काम वही नाम दूसरा करके इन्होंने जमात उद दावा खोला, जिसमें यही पहले से भी ये बताते थे कि हम यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए यहाँ पर हम काम करते हैं, उनको खाने को देते हैं, उनको पढ़ने को देते हैं, उनको रहने को देते हैं। तो जब ये बैन हो गया तो उसकी जगह पर जमात उद दावा का निर्माण किया गया। जमात उद दावा का निर्माण जून के बाद 2007 में किया गया, जिसका मेन काम था मुस्लिम वेलफेयर, मदरसों की देखरेख, गरीब बच्चों की शिक्षा। ये था उसका मेन मोटो। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नाम के लिए मोटो, ये नाम के लिए था कि वहां पर ये चीजें होती हैं, उनका निशाना कुछ और ही था। और निशाना कुछ और होने से अभी आप यहां पर समझेंगे। उनका निशाना था कि घर से बेघर बच्चे जो हैं, जिनकी उम्र 20 से 22 साल, और जो छोटा मोटा क्राइम किए हों और थोड़ा सा शरारती हों, सबसे ज्यादा अनमैरिड और अशिक्षित हों, और किसी छोटे मोटे केस में मौजूदगी भी हो, और वो गरीब भी हो। इससे उनके ब्रेन वॉश में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो अनमैरिड है तो वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई हमदर्द नहीं होगा। क्योंकि वो घर से बेघर हैं, तो उनको कुछ भी यहाँ सिखाया जाएगा, कुछ भी बताया जाएगा, वो कभी भी घर में या किसी भी इंसान से जिक्र नहीं करें। और गरीबी क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से देखी है, तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे सांचे में ढाला जा सकता। इस तरीके से उन्होंने चाचा के कहने पर, जो कि उसका सरगना था, 32 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया। अब 32 लोगों को जब उन्होंने सेलेक्ट किया, तो 32 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। और ये जो ट्रेनिंग थी ये 3 चरणों में होनी थी। प्लानिंग देख रहे हैं साले, मतलब आर्मी कैंप बना के रखे थे साले। अब ये जो 3 चरण थे ट्रेनिंग के, उसको समझते हैं। अच्छा, ये हालांकि पहले ही बोल दिया गया था कि ये जो 32 लोग हैं, इस 32 में से सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो 32 में से 10 कौन कौन से सेलेक्ट होंगे, वो इन्हीं तीनों ट्रेनिंग के पर्पज पर डिपेंड था। पूरा का पूरा कहानी इसी पर था कि ये जो तीनों ट्रेनिंग अच्छे से कर लेंगे, पास कर लेंगे, उन्हीं में से 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब पहला चरण स्टार्ट होता है। पहले चरण के ट्रेनिंग का नाम उन्होंने दिया दौरा सफा। तो पहला ट्रेनिंग का नाम था, और ये कहानी मैं अपने आप कहीं से सुना नहीं रहा हूं। ये एक आतंकी पकड़ा गया था और उसके सब ये शब्द हैं, आप YouTube में भी जा करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। चाचा का नाम भी बक रहा है, ट्रेनिंग कैसे हो रही थी, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। बस मैं एक सुटेबल तरीके से सुनाने का एक कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरा अंदाज पसंद आए। तो दौरा सफा में क्या था, इसमें सबसे पहले दौरा सफा का एक दूसरा नाम था जिसको मुरीद बोला जाता था। मतलब इस मुरीद में 21 दिन आपको देने होंगे। 21 दिन में इनका जो डेली का रूटीन हुआ करता था, वो 4 बजे उठना, उसके बाद नमाज अदा करना, उसके बाद हल्का नाश्ता, फिर जो नॉर्मलिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज होती हैं, जो अपने शरीर को थोड़ा खोलने के लिए एक्सरसाइजेस की जाती हैं,
तो सभी तरह के एक्सरसाइज इसमें शामिल थे। उसके बाद दौड़ना, और 8 बजे तक ये लगातार सिलसिला शुरू होता था, सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक। इसमें बीच में सिर्फ खाने के लिए और नमाज के लिए, नमाज अदा करने के लिए वक्त मिलता था। उसी में थोड़ा बहुत टाइम मिल गया। बाकी इनको सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ यही करना है कि उनको नाश्ता करना है या फिर खाना खाना है या फिर डिनर करना है, कुछ भी करना है। बीच में उनके पास जो समय बचता है उसमें या तो वो नमाज अदा करेंगे, जो कि उनका एक टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, और बाकी का जो टाइम बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करेंगे, कहीं दौड़ेंगे, कहीं अपनी बॉडी स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके के एक्सरसाइज 21 दिन का ये दौरा सफा होने वाला था। तो ये था इनका ट्रेनिंग का पहला चरण। अब 21 दिन पूरे करते हैं ये लोग। पूरे करने के बाद इन 32 में से लगभग 23 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए, मतलब बाकी के 9 लोगों को पहले ही चरण में डाल दिया जाए। अच्छा, उनका निकालने का ये मतलब नहीं कि अब ये खराब हो गए, नहीं, इनको दूसरे मिशन के लिए तैयार करना, उसमें से छटनी कर ली गई। अब ये 23 लोगों को बोला गया कि आप लोग जा सकते हैं, कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, हफ्ते 10 दिन की, आप जाइए, घूम टहल करके आइए। लेकिन इस बीच इनके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है, कौन कब कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या बातें करता है। एक तरीके का नाम था कि इनको आजाद कर दिया गया, बाकी इनको गिरफ्त में अभी भी रखा गया था। ये 1 हफ्ते की इनको छुट्टी मिली थी और ये जा करके जहां पर भी घूमना था अपना घूमे, कोई मामू के यहाँ, कोई चाचू के यहाँ, कोई खाला के यहाँ, जहां पर भी जिसको कोई अच्छी जगह घूमना है, इनको पैसा भी दिया गया और इनको घूमने के लिए बोला गया, और ये जा करके अपना घूम करके वापस आ जाते। अब जब ये लोग आते हैं तो दूसरा चरण, जिसको बोला जाता है दौरा आम, उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अब दौरा आम की जो ट्रेनिंग शुरू होती है ये मनसेर के बत्तल गांव में शुरू होती है। ये पाकिस्तान में है, मनसेर है, उसी में एक बत्तल गांव है, वहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और ये ट्रेनिंग भी 21 दिनों की होती है। अब इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा अपर लेयर हो जाता है, थोड़ा सा चीजों को बढ़ा दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में इनको हथियार चलाना सिखाया जाता है। जो हथियार चलाना सिखाता है वो वही अबू अनस, ये एक स्पेशल टीम के लिए। अच्छा, ये अबू अनस का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूं, खैर अभी शायद पहली बार लिया हूं, तो ये जो अबू अनस है ये आईएसआई का एजेंट भी है। ये उनको क्या करता है, हथियार चलाना, उनको पीटी सिखाता है। उसमें जो अब्दुल रहमान है ये इनका ट्रेनर है, पीटी का ट्रेनर अब्दुल रहमान। हथियार चलाने का जो ट्रेनिंग देना है वो अबू अनस, और वही रूटीन सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक इनका यही रूटीन होता था। बीच में वही जो थोड़ा सा खाने का समय मिल गया, नाश्ता करने का समय मिल गया, नमाज अदा करने का मिल गया समय, बाकी इनकी ये ट्रेनिंग, और जो कि बहुत टफ होती है भाई, सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक। इसमें इनको सिर्फ और सिर्फ पीटी करना, हथियार चलाना, पीटी करना, पीटी वही अपनी नॉर्मल बॉडी की स्ट्रेचिंग करना, ये सब शामिल होता था। अब इसके बाद फिर इनको 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी जाती है, सब लोग बहुत खुश। और इसमें जो एक पकड़ा जाता है वो ये, पकड़े इस तरीके से जाते हैं कि जब इनको 23 लोग थे अभी तक, तो इनको जब भेजा जाता है तो क्योंकि ये इतनी टफ थी कि ट्रेनिंग के लिए दोबारा कुछ बच्चे आते ही नहीं है उसमें से। अब इनके पास आते हैं 10 लोग, जो कि द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में 23 लोग थे, तृतीय चरण यानी तीसरे चरण में इनके पास 10 लोग आते, और ये जो 10 लोग थे यही आगे चल करके मिशन को अंजाम देने वाले थे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि यार पाकिस्तानी ऐसे होते हैं ना कि अगर उनके राज कोई जानता है कहीं पर भी उसको छिपा दो, वो लोग उसको मार देंगे, खासकर पाकिस्तान में हो तुम, तब तो आप बच ही नहीं सकते। तो आज तक ये नहीं पता चला कि 10 लोग आ गए, बाकी के जो 13 लोग भाग गए थे वो गए कहां, उनकी लाश तक नहीं मिली, और इसमें अच्छी खासी मोटी रकम।
और इनको बोला गया ठीक है 10 लोग आ गए। अब 10 लोग की जब ट्रेनिंग शुरू हुई तीसरे चरण की, तो ये तीसरे चरण की ट्रेनिंग को बोला गया दौरा खास। दौरा खास ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में हुई, ये भी 21 दिनों की। पहली ट्रेनिंग जो हुई वो कहां हुई, दौरा सफा जो कि मुरीद में हुई। दूसरा हुआ दौरा आम जो कि मनसेर के बत्तल गांव में हुई। और तीसरा चरण जो कि तृतीय चरण है दौरा खास, वो मुजफ्फराबाद में हुआ, पीयू के, ठीक है ना। ये 21 दिन की ट्रेनिंग हुई, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। सिर्फ 4 घंटे लगातार इनको हथियार चलाना, हथगोला फेंकना, ग्रेनेड फेंकना और भड़काऊ भाषण सुनाना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस तृतीय चरण में जो होना था कि अब भाई आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं, लेकिन आपके ब्रेन को वॉश करना है और उसमें हम जो चाहें वो चीजें फिट कर सकें, इसके लिए भड़काऊ भाषण सुनाना शुरू कर। वो मुंबई की तस्वीरें दिखाते, वो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाते, जिसके अंदर से इनके अंदर से एक ज्वाला भड़क सके। ऐसा कुछ किया जा रहा था दोस्तों हमारे पीठ के पीछे, और हमें भनक तक नहीं थी। मतलब सोच के बहुत गंदा लगता है। कोई एक इंसान का ही इंसान कैसे कितनी बेरहमी से कत्ल करने का सोच सकता है। बहुत बहुत ही अजीब लगता है। खैर, अब चाचा ने 10 लोगों को लास्ट में चुना, क्योंकि फाइनल कॉल था वो चाचा का ही होता था। चाचा का नाम आप लोगों ने सुन ही लिया है, जकीउर रहमान लखवी, ठीक है। अच्छा, एक बीच में एक मेरे से पॉइंट छूट गया। वो पॉइंट ये था कि ये जो लोगों को इकट्ठा करना था, ये लोग करते कैसे थे। तो ये लोग ना एक दावत रखते थे, उसको बोलते थे दावत आम। दावत आम में आसपास, जैसे हमारे पास है, मान के चलिए कि एक हमारा गांव है, गांव में हमने एक कैंप बना लिया, एक छोटा सा ऑफिस बना लिया। उस ऑफिस में हम बुलाएंगे पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को बुलाएंगे। और ऐसे पेरेंट्स को बुलाएंगे जो थोड़ा सा कमजोर तबके, वैसे पाकिस्तान में ही हैं साले सब कमजोर, तो कमजोर तबके के लोग बुलाएंगे। उनको समझाएंगे कि अगर आप अपने बच्चों को आर्मी, ये नहीं बोलेंगे कि आप उनको आतंकवादी बने, ना ना ना, उन्हें बोलेंगे यदि आप हमारे संरक्षण में उनको भेजते हैं तो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, और अगर वो कोई मिशन करने जाता है उसका अलग से पैसा मिलेगा। और वो एक मिशन करने पर इनको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख मिलता था। और ये 100% श्योरिटी थी कि कैजुअलिटी होना ही होना है, शायद ही वो बच के आए। तो ये 3 लाख में वहां के पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते। अब जकीउर रहमान लखवी चाचा का सारा रोल था अब यहाँ पर, क्योंकि जो भी चीजें थी सिखा दी गई थी। उसमें से 10 लोगों को सेलेक्ट, क्योंकि 10 ही बचे थे तो सबको सेलेक्ट करना था। तो वो जो 10 लोग बचे, उसमें पहला था अब्दुल रहमान उर्फ बड़ा, फिर दूसरा अब्दुल रहमान उर्फ छोटा, फिर बाबर इमरान, जावेद उर्फ अबू अली, अबू फहाद, नजीर उर्फ उबैद, नासिर उर्फ अबू उमर, अबू सैब, अबू मुजाहिद एंड अजमल कसाब। तो सब लोग जानते। ये 10 लोगों को यहां पर सेलेक्ट कर लिया गया। सेलेक्ट करने के बाद अब इनको कहीं भी आने जाने की आजादी नहीं थी। इनको जो भी चीज चाहिए होता था सब कुछ वहीं मिलता था। खाने का है मिलेगा, घूमने चलना है हमारे साथ चलो। मतलब कुल मिलाकर के ये कि इनको कहीं बाहर जाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये लोग इतने परिपक्व हो चुके थे, अपने काम में इतने निगुड़ हो चुके थे कि अगर इनको किसी के पास भेजा जाए, फैमिली के पास भेजा जाए, या कहीं पर भी इनको इवन गाना सुनाया जाए, मूवी दिखाया जाए, तो ये उसके बहकावे में आ सकते हैं। इसलिए इनको इन सब चीजों से दूर रखा गया और सिर्फ इनको भड़काऊ भाषण की सीडियां सुनाई गई। इनके जो लकीउर रहमान लखवी जो चाचा था, वो इनको आता, सुबह शाम इनको चीजें बताता। और जब इन 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया, तो यहां पर इनको यह बोला गया कि
आप लोगों को जम्मू की आजादी के लिए जाना है। ये नहीं बताया गया कि इनको जो है मौत के मुंह में भेजना है। बोला गया आप 10 लोग हैं और आप 10 लोगों को भेजा जाएगा जम्मू, जहां पर आप अपने भाई बहन दोस्तों के लिए लड़ेंगे और उनको आजादी दिलाएं। मतलब इनका जो पहला जो इनके माइंड में दिया गया चीजें वो ये दी गई कि आपको जाना है जम्मू। ये नहीं बोला गया कि आपको कहीं और जाना है और आपको आतंकी हमला करना है, नहीं, आपको जम्मू जाना है और जम्मू के वेलफेयर के लिए, वहां के लोगों के लिए आपको लड़ाई करनी है। तो ये सब कुछ चल रहा था। इसके बाद अब आ गया था अक्टूबर 2008। ये समय एक ऐसा समय था जहां पर लगभग लगभग आतंकवादियों की सारी चीजें सेट हो जा चुकी थी। उनका प्लान, उनका मिशन, उनका एम्बिशन, उनके लोग, सब कुछ सेट कर लिया था उन्होंने। और अब भारत के दिल में एक ऐसा छेद करने वाले थे जो कई सदियों तक नहीं भरने वाला था। अक्टूबर 2008 इनको सभी को कराची में ले जाया जाता है। कराची में एक स्विमिंग बोट इनको चलाना सिखाया जाता है, स्विमिंग कराना सिखाया जाता है। अभी ये आखिरी ट्रेनिंग है इनकी। इनको स्विमिंग सिखाया जाएगा, बोट चलाना सिखाया जाएगा और भाषा, क्योंकि मुंबई की भाषा थोड़ा सा अलग तरीके की है और क्योंकि वहां पर जो उसमें ज्यादातर बच्चे थे वो पंजाब से रिलेट करते थे। बच्चे मतलब आतंकी, तो जो आतंकवादी थे वो ज्यादातर पंजाब से रिलेट करते थे, तो इसलिए उनके जो लैंग्वेज में थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट झलकता था। तो इसलिए मुंबई की भाषा क्या है, लोकल भाषा क्या है, उसको भी इन्होंने सिखाया। स्विमिंग सिखाया, बोट चलाना सिखाया, वहां की भाषा सिखाई गई और साथ ही साथ वहां का ड्रेस, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2008 के आसपास थोड़ा सा जो ट्रेंड चला था वो टी शर्ट का था। टी शर्ट जिसमें लेविस और एडिडास वगैरह लिखा होता था और जीन्स के पैंट्स पहनना उस टाइम पर थोड़ा सा फैशनेबल होता था। लोग स्पोर्ट्स शूज का बहुत यूज करते थे। ये वहां मतलब जो 20-22 साल के बच्चे थे उनमें इस चीज का क्रेज था। तो कुछ यही सारी चीजें उनको सिखाई गई और साथ ही साथ इनको जगह के नाम भी बताए गए कि आप मुंबई में जाएंगे, जो डेविड हेडली ने नक्शा दिया था उसमें से, कि आप यहाँ पर जाएंगे, इस जगह का नाम कुलाबा है, फिर यहाँ से आप आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर आप कहाँ पहुंचेंगे। ये इस तरीके से उनको रैकी करके उनको आसपास के जगह के नाम बताए गए और ये उनकी फाइनल ट्रेनिंग थी। अब उनको किसी भी चीज के लिए कुछ भी सीखना नहीं। और जब उनको ये नाम बताया गया तभी उनको ये भी बताया गया कि आपको जम्मू में ना जाकर के मुंबई में अटैक। ये बात है अक्टूबर 2008। तैयारी चल रही है जून 2006 से। इनको पता चल रहा है अक्टूबर 2008 में, मिशन होना है नवंबर में। एक महीने पहले इनको बताया जाता है कि जो आपका डेस्टिनेशन था, जो आपकी जगह थी जहां पर आपको जाना था, वहां से हटा करके अभी आपको ट्रांसफॉर्म करके आपको भेज दिया गया है अभी भाई। क्योंकि मुंबई नॉर्मली अगर हम देखें तो भारत की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, लेकिन जो आर्थिक कैपिटल मानी जाती है वो मुंबई है। इसलिए उन लोगों ने मुंबई पर हमला। हालांकि इन 10 लोगों को पहले से नहीं पता था, लेकिन जो इसके ऊपर के सरगना थे उनको ये सारी चीजें पहले से ही पता थी और तभी डेविड हेडली यहां पर आया था। अदरवाइज यहां पर उसके आने का कोई इत्तेफाक ही नहीं बनता। अब आता है 22 नवंबर 2008।
ये बहुत ही अहम दिन है, 22 नवंबर 2008। अच्छा, अक्टूबर में इनको कराची भेज दिया गया था। अक्टूबर से लेकर के ये 22 नवंबर तक कराची में ही रहते हैं। इनको कहीं आने जाने की कोई चीजें नहीं है। इनको वहां पर सिर्फ स्विमिंग सीखना है और मुंबई के एक्शन की जो लैंग्वेज है वो सीखना है। पहनावे पे ध्यान देना है, वही छोटे छोटे बड़े बड़े जो जो भी हैं दाढ़ी एकदम हटा लेना है, बाल रखने हैं और उसमें भी स्टाइलिस्ट रखने हैं, ये सारी चीजें वहां पर। और बोलने का क्या लहजा है, ये सब चीजें सिखाया जा रहा था। अब बात है 22 नवंबर 2008 की, जब कराची के अजीजाबाद में एक घर ले रखा गया था, जहां पर इन 10 के 10 लोगों को ये सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग देने के बाद इनको उसी घर में रख दिया जाता था। खाने के लिए, रहने के लिए सारी व्यवस्था वहां पर थी। अब 22 नवंबर 2008 को रात में उसी घर में चाचा मिलने के लिए आते। चाचा कौन? जकीउर रहमान लखवी, ये उनसे मिलने के लिए आता। जब मिलने के लिए आता है तो उनको वापस से वही सारी चीजें दिखाता है, उनको वापस से वही सारी चीजें बताता है कि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, ये वो, जो उनका मतलब ब्रेन वॉश करने का तरीका होता है, क्योंकि वो इन सब सालों में बहुत माहिर होते हैं। यही सारे काम अच्छे कामों के लिए लगा लिए होते तो आज शायद पाकिस्तान कहीं और पहुंच रहा होता। खैर, तो ये सारी चीजें, वो आता है, उनसे सबसे गले मिलता है, सभी के हाथ चूमता है और अपनी आखिरी विदाई देने के लिए अब वो लोग तैयार थे। अब उनके सभी के आंखों में पट्टी बांधी जाती है, 2 कार बुलाई जाती हैं और दोनों कार में देर रात चाचा जो है उनको वहां से कराची के बंदरगाह ले जाए, क्योंकि अजीजाबाद से कराची बंदरगाह थोड़ा सा डिस्टेंस में है। तो शाम को वहां पर पहुंचा था चाचा, उनसे मिला, उनको बिठाया कार में 10 के 10 लोगों को और उनको कराची बंदरगाह ले गया। वो थोड़ा सा रात हो गई थी, देर रात हो गई थी। अब ये कराची बंदरगाह में इनको ले जाया जाता। जब कराची बंदरगाह में इनको ले जाया जाता है तो कराची बंदरगाह के पास ये लोग लगभग सुबह पहुंचते हैं, तकरीबन सुबह वही 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद क्या होता है कि 22 नवंबर को ये लोग रात में निकले थे, आज सुबह हो गई, मतलब 23 नवंबर हो गया। और 23 नवंबर 2008 को एक जहाज से लगभग कुछ दूरी ये लोग तय करते हैं। एक नॉर्मल बोट है, उस पर ये सभी 10 के 10 लोग बैठते हैं और चाचा भी बैठता है और ये सारे लोग बैठते हैं। और इसके बाद ये लोग, छोटी सी जहाज थी, कुछ दूर तक ये लोग तय करते हैं दूरी। और तय करने के बाद एक बड़ा जहाज आता है जिसमें ये सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जहाज का नाम था अल हुसैनी, बहुत फेमस है क्योंकि ये 26/11 में बहुत अहम रोल प्ले किया। जो अल हुसैनी जहाज थी, ये एक बड़ा जहाज था, इसमें सभी को शिफ्ट कर दिया जाता है और अल हुसैनी जहाज भी लगभग 1 घंटे लगातार ये चलता जाता है समुद्र में। चलता जाता है, 1 घंटे के बाद उससे भी बड़ा एक जहाज मिलता है। और दोस्तों, ये ऐसा वैसा जहाज नहीं था, ये खुद पाकिस्तान नेवी का जहाज था। लगभग 1 घंटे चलने के बाद जब उनको एक और बड़ा जहाज मिलता है तो इन सभी लोगों को उस बड़े जहाज में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पर चाचा इनसे सबसे फिर से गले मिलता है और गले मिलने के बाद वो वापस से अपने उस पुराने जहाज में चला आता है, अल हुसैनी में। और अल हुसैनी में आने के बाद इनको विदा करके वो वापस चला आता है चाचा। जब चला आता है तो जब वो लोग अंदर जाते हैं 10 के 10, तो वहां पर हर एक के लिए 2-2 बैग रखे थे उस जहाज के अंदर। कुछ कपड़े रखे थे और कुछ खाने का सामान रखा था। सभी के नाम के लिए 2-2 झोला रखे थे, 2-2 बड़े से बैग, पिट्ठू बैग। तो वो लोग उसको, क्योंकि सबका नाम लिखा था तो सबको अपना अलग अलग करके दे दिया जाता है। थोड़ा सा उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है
और इसके बाद बोल दिया जाता है कि अब आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, क्योंकि अभी तक वो लोग पाकिस्तानी लिबास में थे। तो अब वो उस लिबास को चेंज करके अब वो लोग जीन्स, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज ये सब पहनना शुरू कर देते, पहन लेते हैं। इसके बाद लगभग उसके बाद भी लगभग 1 घंटे बाद वो लोग उसमें रहते हैं, लगभग 1 घंटे तक उसमें वो लोग कपड़े चेंज करते हैं, नमाज अदा करते हैं। अपनी आखिरी वक्त की नमाज अदा करने के बाद सबको 2-2 बैग दे दिया जाता। अब थोड़ा सा इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, उसको मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा। हुआ क्या था कि अधिकतर ऐसा होता है कि जब मछुआरे जो होते हैं वो मछली की तलाश में जाते हैं समुद्र में, और लालच में काफी आगे तक निकल जाते हैं जिससे उनको ज्यादा मछली मिल सके। तो कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान के मछुआरे चले आते हैं इंडिया के सरहद में, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया के मछुआरे चले जाते हैं पाकिस्तान के सरहद में, और फिर उनको वहां पर पकड़ लिया जाता है, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही कुछ समय पहले, लगभग 9-10 महीने पहले एक हुआ था केस। ये हुआ था कि एक जहाज था, उस जहाज में कुछ मछुआरे थे, और वो मछुआरे पाकिस्तान के सरहद में घुस गए थे। और जब वो पाकिस्तान के सरहद में घुस गए थे तो उनको वहां पर पकड़ लिया गया, फिर उनको जेल में डाल दिया गया। फिर बिना कुछ बताए, ऐसा पाकिस्तानी कभी करते नहीं है, बट बिना कुछ बताए उनको 8 से 9 महीने के बाद जेल से छोड़ दिया गया, बिना कुछ पूछे। लेकिन नाम था कि कुछ पूछे नहीं है, एक्चुअल में वो सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने उस मछुआरे से ये तक पूछ लिया था कि तुम कब कब, किस किस दिन, कितने बजे मछली पकड़ने आते हो। दरअसल ना चाहते हुए भी, अनजाने में, वो उनको सारी इंफॉर्मेशन दे चुका था जो उनको चाहिए था। अब जब ये लोग बड़े जहाज में पहुंचते हैं जो कि इंडियन नेवी की जहाज थी, तो ये लोग आगे चलते हैं तो इनको एक मछुआरे का, क्योंकि भाई इंडियन फ्लैग दिखता है, वो दिखा इनको। अब ये लोग उसके पास पहुंचते हैं और उससे हेल्प के लिए बोलते हैं कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और आप हमें रास्ता बताइए कि ये है क्या, हम लोग पाकिस्तान की सरहद में हैं या फिर भारत की सरहद में आ चुके हैं। तो वो मछुआरा उनसे बोलता है कि आप लोग पाकिस्तान के सरहद में खुश होते हैं। तो ये लोग समझ जाते हैं कि अरे ये तो पाकिस्तानी है। फिर उनको वो बताता है कि नहीं, आप हिंदुस्तान की सरहद को क्रॉस करके आ जा चुके। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से फौरन लौट जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का, अभी मैंने बताया, नेवी की जहाज थी वो ऑफिशियल, तो उसमें सीधी सी बात है झंडा वगैरह भी लगा रहा होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, कुछ बॉक्स है वो उठ नहीं रहा है, आप आकर के थोड़ा सा हमारी मदद करवा दीजिए। और जैसे ही वो लोग इधर बातें बातें करते रहते हैं, वैसे ही इसमें से 10 के 10 लोग उस दूसरे छोटी बोट में चले जाते हैं। इन जो पाकिस्तान नेवी की बोट थी उसमें से वो सारे लोग अपना बैग उठाते हैं, 2-2 बैग, और वो इसमें चले जाते हैं। और इसमें सिर्फ, अच्छा यहां पर जरा सुनिएगा, इस जहाज का नाम था, वो था श्री कुबेर। ये हीरालाल मसानी और विनोद मसानी इसके ओनर थे, ये दोनों भाई थे और ये गुजरात के थे, हीरालाल मसानी और विनोद मसानी। और जिसको चला रहा था ये अमर सिंह टंडेल चला रहा था, जो इसको चला रहा था अमर सिंह टंडेल। तो अब वो लोग क्या करते हैं, अमर सिंह टंडेल को इस बोट में रखते हैं, श्री कुबेर बोट में, और इसके बाद बाकी लोगों को वो दूसरे बोट में भेज देते हैं, और भेजते ही उनको वहीं पर तुरंत गोली मार दी जाती। 3 मछुआरों को, 4 मछुआरे थे, अमर सिंह टंडेल को इसमें रख दिया जाता है, 10 को और इसमें उतार दिया जाता है,
और बाकी 3 को उसमें ले जाया जाता है और फौरन उनको गोली मार दिया जाता है। अब अमर सिंह टंडेल डर जाता है, क्योंकि अमर सिंह टंडेल अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान जेल में हो करके आया था, तो वो समझ गया कि ये कहीं ना कहीं हाईजैक का मामला है और कुछ बड़ा होने वाला। अब जब वो लोग वहां से चले तो ये लोग पोरबंदर की तरफ रवाना हुए, भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे, समुद्री रास्ते से पोरबंदर की तरफ रवाना होते हैं। और पोरबंदर की तरफ रवाना होते हैं तो इनको कई बारी इंडियन नेवी की जहाज भी मिलती है, क्योंकि अमर सिंह टंडेल अधिकतर जाता था मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। तो दूर से ही उसको देखने के बाद वो लोग देखे श्री कुबेर जा रहा है, मतलब समझ गए अमर सिंह टंडेल जा रहा है, तो उन्होंने उसके ना तो पास जाने की सोची और ना ही उससे कुछ पूछने का सोचा इंडियन नेवी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी चौराहे से डेली जाते हैं तो पुलिस वाले हमको डेली रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि डेली इसका यही काम है, वही, और इसी चीज का वो लोग फायदा उठा। अब दोस्तों वो लोग पोरबंदर की तरफ जाते हैं और पोरबंदर से मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। पहले वो लोग कहाँ जाते हैं? पोरबंदर, कराची से पोरबंदर, पोरबंदर से मुंबई की तरफ रवाना। जब पोरबंदर से मुंबई की तरफ रवाना होते हैं तो मुंबई से कुछ दूर पहले ही मछुआरे को मार देते, जो अमर सिंह टंडेल था उसको मार देते। और मारने के बाद उसी बोट में, जो उसकी बोट थी श्री कुबेर, अच्छा श्री कुबेर का अगर हाल ही में नाम देखा जाएगा तो श्री गणेश कुबेर रख दिया गया है। और ये वापस से, अभी तक तो केस चल रहा था, लेकिन अब ये वापस से समुद्री रास्ते में आने जाने लगी है और इसमें मछली पकड़ने का काम वापस से शुरू। तो जो श्री कुबेर था उसी में उसको मार के छोड़ दिया जाता। और बाकी ये लोग क्या करते हैं, वहां से सभी एक स्पीड बोट निकालते हैं उसी में से, और उस स्पीड बोट को उतारते हैं वो लोग समुद्र में, और वो लोग मुंबई की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग मुंबई, पोरबंदर से मुंबई की तरफ आ रहे थे। पोरबंदर से मुंबई की तरफ आते समय जब मुंबई के नजदीक ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पर अमर सिंह टंडेल को गोली मार देते हैं। अमर सिंह टंडेल की लाश उसी में छोड़ देते हैं और ये लोग स्पीड बोट के सहारे मुंबई की तरफ बढ़ने लगे। अब जब ये लोग बढ़ रहे होते हैं तो मुंबई पहुंचते पहुंचते उनको बज जाता है रात के 9 बजे ये लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। और ये तारीख थी 26 नवंबर 2000। 26 नवंबर 2008 को रात 9 बजे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं। मुंबई में एक मच्छी बाजार है कोलाबा, तो कोलाबा के मच्छी बाजार के साइड पर ये लोग जाकर के अपनी स्पीड बोट को रोकते हैं। वहां से उतर करके ये लोग पैदल निकलते हैं, क्योंकि आमतौर पर वहां पर थोड़ा सा भीड़ होता है, बहुत ही पॉश इलाका है। तो उसमें से उन 10 लोगों में से किसी एक ने एक मछली वाले से टकरा गया वो चलते समय, क्योंकि ये लोग बहुत हड़बड़ाहट में थे और सभी के पास 2-2 बैग, एक ही तरीके के 2-2 बैग, सब लोग जल्दी जल्दी में थे। तो उसको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगा, तो उसने ना पीसीआर वैन को कॉल कर दिया, वही डायल 100 वाला उसने कॉल कर दिया। लेकिन जब तक पीसीआर वैन आती ये लोग वहां से निकल जा चुके थे। तो उन्हें लगा अगर हो गए कोई, ऐसे ही भटक गए होंगे या कोई आया होगा। उन्होंने इस चीज को ज्यादा सोचा नहीं और पुलिस की पीसीआर वैन वापस चली गई। सोचिए, मतलब अगर थोड़ा सा चूक होती, ये लोग अपने आतंकवाद को फैलाने से पहले ही पकड़े जाते उसी कोलाबा के मच्छी बाजार में। अब ये लोग आगे पहुंचते हैं और उसके बाद यहां से अलग अलग 2-2 लोगों का ग्रुप बनता है। सब लोग अलग अलग टैक्सी पकड़ते हैं और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहां पर जब
1992-93 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आरडीएक्स का खेप 93 में आया था। तो जब 1993 में आरडीएक्स का खेप आया था और मुंबई में इतना ज्यादा हमला हुआ था, तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। ये हुआ कि समुद्र के रास्ते को हमको सेव करना है। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्वान। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्वान, और ये ऑपरेशन 1994 में चलाया गया था। इसमें नेवी, पुलिस, कस्टम, ये सारे लोग मिल करके ड्यूटी करेंगे अरब सागर में। एक तरीके से ये लोग वहां पर निगरानी करेंगे, और वहां पर निगरानी करने के लिए इनको अच्छी से अच्छी चीजें दी गई थी। मीन्स इनको नेवी की जहाज भी मिली थी, नेवल शिप भी मिला था, और इनको वहां पर रैकी करने के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब कुछ दिया गया था। मतलब कि एक तरीके से ये लोग मुस्तैद होकर के वहां पर कर रहे थे रैकी, कि वहां से कोई आ नहीं सकता था। रैकी करने के बाद जब ये लोग 1994 में स्टार्ट किया ऑपरेशन स्वान, तो उधर 94 से लेकर के इधर 6 इयर्स वो हो गए, और 6 इधर, लगभग 12 सालों तक ये चला। और 12 सालों में कुछ भी क्लू नहीं मिला, कोई एक भी चीज उधर से कुछ उनको पकड़, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चेकिंग होती थी। कस्टम ड्यूटी वाले भी चेक करते थे, पुलिस वाले भी होते थे, नेवी वाले भी होते थे। तो एक तरीके से मतलब बहुत कड़ा रुख अपना लिया गया था। लेकिन जब 12 सालों में एक भी घटना नहीं हुई, तो दुर्भाग्यवश इस 26/11/2008 के पहले 2 साल पहले 2006 में ऑपरेशन स्वान का बजट कम करके एकदम खत्म, जीरो कर दिया गया। मतलब ऑपरेशन स्वान को बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर ऑपरेशन स्वान चल रहा होता तो इतनी बड़ी मात्रा में इतने ज्यादा लोग, इतने ज्यादा हथियार लेकर के भारत में नहीं घुस सकते। ये थी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी फील्ड। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं आज ये स्टोरी सुनाऊंगा कि 26/11 के पहले की प्लानिंग क्या थी। अब ये लोग कुलाबा के मच्छी बाजार में उतरने के बाद ऑटो टैक्सी पकड़ते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को एक दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा। लेकिन आई होप तब तक आप लोग थोड़ा सा मुझे चीज़ों को बताएंगे। कुछ गलतियां होंगी, मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि पहली बार है। तो अगर ये आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो थोड़ा सा लोगों तक फैलाइए। वैसे जागरूक होना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा सबको जानना, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में आजकल बहुत लिप्त रहता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि सभी को कहानियाँ सुनानी चाहिए जो अपने पास तक है। बार बार कह रहा हूँ, इसका जो भी सोर्स है, जो भी क्रेडिट जाता है, वो क्राइम तक को जाता है। क्राइम तक एक चैनल है, और उसमें शम्स तारिक सर हैं, जिनके थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें सीखी और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसा ही प्यार बना करके रखें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।